शुक्रवार शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल लाइव। देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर, देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211 723755। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज शाम 4 बजे से जो फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं। इसलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी बात किए हुए हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए कई सवालों को हम क्या करें, अपने इलाके में क्या करें, कैसे इस आंदोलन से जुड़ें, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सवाल और अरविंद केजरीवाल जी के जवाब। अरविंद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी तुरंत ये कॉल आ गया है, पहले उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, मिस हो गया कॉल। ये लगता है कॉल मिस हो गया है। तो एक तो जो जनरल सवाल जो है, अन्ना कार्ड के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, सर बोल रहे हैं? हाँ मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं शर्मा बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, कहिए। सर मेरा सवाल ये था कि हम लोग की अप्रोच आपको नहीं लगता थोड़ी गलत हो रही है आंदोलन को लेके? कैसे, आप बताइए। सर नहीं लगता है कि अब नेशनल लेवल पे दिल्ली के बजाय हम लोग को रूट लेवल पे, अकॉर्डिंग टू गांधी जी जैसे उन्होंने चाहते थे गाँव पे हो, वैसे बूथ लेवल पे मैनेज करना चाहिए ताकि रूट पे, प्रॉब्लम की रूट पे फोकस किया जा सके। नहीं, वो तो करना ही चाहिए। और देखिए, ये पॉसिबल नहीं है अन्ना जी के लिए या टीम अन्ना के लिए एक एक गांव में जाना। लेकिन अन्ना जी ने जैसा कहा है कि 15 मई के बाद वो देश भर की यात्रा के लिए निकलेंगे। उस यात्रा का खाका भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई के बाद वो यात्रा के लिए निकलेंगे। लेकिन आप सब साथियों से निवेदन है कि इस मूवमेंट के बारे में गांव-गांव तक मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी आप जैसे सब लोगों को लेनी पड़ेगी। जी सर, वो चाहता था मैं गांव-गांव तक हर एक बूथ होता है उस लेवल तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम सब लोगों को, आपको, हमको, सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल, ये मेरा एक सवाल था सर। थैंक यू, थैंक यू। एक जो जनरल बातचीत जो लोगों को एक कॉल तो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल इलेक्शन है दिल्ली के अंदर। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चिराग वर्मा। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जी बताइए। कल इलेक्शन है तो हम ना तो कांग्रेस का कैंडिडेट बढ़िया है, ना बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया है, ना और किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। तो उसके सारे कह रहे हैं वोट डाले, तो वोट किसको डालें? देखिए, अगर कोई भी बढ़िया नहीं है तो एक 49O है, सेक्शन 49O, तो आप वहां जाके उनको कहिए कि मेरे को 17A रजिस्टर दिखाइए। वहां पे आप अपना दर्ज करा सकते हैं कि मैं किसी को वोट नहीं डाल रहा। वो तो सर मेरा वोट एक तरह से निरस्त हो जाएगा। हाँ, एक तरह से निरस्त ही हो गया वोट, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस ये है कि आपका वोट कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये वोट तो, लेकिन सर ये पार्टियों को ये कैसे पता चले कि जो ये कैंडिडेट है ये बढ़िया नहीं है? हम पार्टियों को कैसे बताएंगे? इसीलिए तो हम लोग, अन्ना जी बार बार कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, कि उसमें वोटिंग मशीन में नीचे होना चाहिए नन ऑफ द अबाव। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप वो बटन दबा सकें, और अगर उस बटन को मेजॉरिटी मिले तो सारे कैंडिडेट निरस्त होने चाहिए, सारी पार्टियां जो उसमें हारी वो निरस्त होनी चाहिए, और 1 महीने में दोबारा चुनाव हो जिसमें इनको खड़े होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जब राइट टू रिकॉल आएगा तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। वो तो सर, अगर जैसे ये आपने बताया 17A का इसमें होना चाहिए रजिस्टर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में भी नहीं पता है, तो क्या वोटिंग मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर वो बटन नहीं आ सकता 17 होना चाहिए? ये 2003 में इलेक्शन कमीशन ने सरकार को लिखा था, सरकार कर नहीं रही है, लॉ मिनिस्ट्री बैठी हुई है उसके ऊपर।
तो सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार कर देगी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को कानून बनाने हैं, और ये ऐसे कानून बनाने से इन्हीं के पांव पे अपनी कुल्हाड़ी मारते हैं ये, तो वो इतनी आसानी से करेंगे नहीं ये लोग। तो सब चोर क्यों चाहेगा कि मैं खुद जेल में बंद हो जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चक्कर है, इसीलिए कई सारे रिफॉर्म्स, लोकपाल बिल भी इसीलिए नहीं आ रहा, राइट टू रिकॉल भी इसीलिए नहीं आ रहा, राइट टू रिजेक्ट भी इसीलिए नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक जनरल सा सवाल जो कि बहुत सारे लोगों ने जो कॉल किया, जो हमारे पास लिस्ट आया है, एक इस कॉल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस चर्चा पे जाते हैं। हेलो, हाँ हेलो, इट इज अरविंद। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ अरविंद, दिस इज अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये स्पीकिंग। हाँ, दिस इज अमित। हाँ. So first I wanted to tell you I am really a great admirer of yours. Thank you, Amit. Thank you. How are you? Yeah, and I really listen. I'm good. And my question is that, like in this current situation, if we see, like everybody of us know that like, there is a direct conflict of interest between parliamentarians to pass this bill, Jal Lokpal bill. So the thing is that sadly they need only our vote. They don't need anything else apart from our to be in the politics. And we know that all political parties are of same level. So even in UP election you went and you see like we can't distinguish like to vote this party or this party. So what is like your bargaining chip? Like what can you bargain for with these political parties to make the Jan Lokpal come? Because saying that okay we are citizen of country, we demand this, and that may not help the thing. Just a minute. आपकी बात से हम 100% what is in our side, like what we can bargain with them, like what is because if they want to do something which may harm themselves, they must have something bigger on stake. So what may be that bigger thing? I completely agree, अमित। दो चीजें हैं, एक तो ये कि इस संसद के अंदर 162 दागी लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, और उसके अलावा कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार के जिन पे सीरियस आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि क्या ऐसे लोग संसद में सख्त लोकपाल बिल पारित करेंगे, ये एक मुद्दा उठता है। दूसरा, हमारे देश की कैबिनेट जिसके अंदर 34 में से 14 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीरियस आरोप हैं, क्या ये लोग पारित करेंगे? तो इन क्वेश्चंस को अगर उठाया जाएगा देश भर में तो उससे जनता के बीच में एक गुस्सा पैदा होगा, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इस तरह का कानून बन सकता है। नहीं तो ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिन लोगों को कानून बनाना है उन्हीं के हित खराब हो रहे हैं इसके अंदर। ये लगातार हेलो यस सर, अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछना था सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना टीम सर जो शुरू में करप्शन के लिए आज अनशन किया था, तो सर अभी अन्ना टीम अनशन क्यों नहीं कर रही है सर? अब करप्शन के खिलाफ अन्ना टीम किस लिए कुछ नहीं कर रही है सर? नहीं, देखिए रोज अनशन नहीं कर सकते। अनशन अभी संसद के अंदर कानून पेंडिंग है। 15 मई तक संसद अपना निर्णय सुनाएगी, इस कानून को या तो पास करेगी या कोई कमजोर या दूसरा कानून पास करेगी, तो उसकी इंतजार करनी पड़ेगी हम लोगों को। उसके बाद अन्ना जी ने कहा है कि मैं देश भर में यात्रा पे निकलूंगा, और उस यात्रा के बाद वो तय करेंगे कि अगला क्या कदम होगा। और ये जो आंदोलन को ये बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि आंदोलन को लेकर के आप लोग एक्टिव नहीं है। अन्ना टीम ने कहा था कि कांग्रेस को वोट ना दिए, और सर वहाँ से भजनलाल की पार्टी जीती थी, वो ऑलरेडी भजनलाल पहले भी वहाँ से जीते हुए हैं। तो सर ये अगर कांग्रेस को वोट ना दे, बीजेपी को वोट ना दे, तो सर वोट किसको दे सर? सेंट्रल में तो सिर्फ 2 ही पार्टी बचती है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसको वोट दें, क्योंकि कोई पार्टी नहीं बनाना चाहती, कोई जन लोकपाल बिल, कोई सख्त लोकपाल बिल नहीं बनाना चाहती। तो एक बारी देखते हैं ये संसद में कौन सी पार्टी क्या करती है, उसके बाद सब लोग बैठ के इस देश की जनता तय करेगी कि अब आगे क्या करना, आगे क्या निर्णय लेना है। अब अगले सवाल पे जाएं। हाँ जी, ये एक बहुत ही लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है कि
हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आपसे अगर आप तो बदलाव भी बनाएंगे तो पैदा हो जाएगा वो भी। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी। एक तो सबसे पहला चीज जो लोग पूछना चाह रहे हैं, ये लग रहा है कि आज मुझे लगता है आप नहीं पूछ पाएंगे आज प्रश्न जनता ही पूछेगी। नहीं, जनता को ही पूछने का पहला हक है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ। हाँ जी। लोकपाल बिल आने से क्या भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। अन्ना जी ने जैसे कहा था कि 50 से 60% खत्म होगा। 50 से 60% भी लोकपाल बिल आने से 50 से 60% भ्रष्टाचार खत्म होगा। पूरा नहीं खत्म होगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव सुधार करने पड़ेंगे, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करने, कई और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लोकपाल बिल, अगर जो जन लोकपाल बिल है वो अगर आता है तो 50 से 60% सुधार होगा। अगर सरकारी लोकपाल बिल आता है तब नहीं होगा। सरकारी लोकपाल बिल बहुत खराब है। हाँ जी सर, जैसे ये दिल्ली सरकार ने सिटीजन चार्टर लागू किया है, ये बहुत खराब बिल है। दिल्ली सरकार वाला बहुत खराब है। हाँ जी, इसमें कहते हैं कि 2 महीने के अंदर एक ओबीसी का या कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो क्या नाम है, एक महीना 45 दिन के, 1 महीना 15 दिन के बाद वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। ऐसे करके वो अपने आप से बच जाते हैं। तो जो आम आदमी है वो तो फिर उसको रिश्वत ही देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जितने कानून बना रहे हैं ये लोग, ये गड़बड़ कानून बना रहे हैं। इसीलिए जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बना के जनता के बीच में रखा गया था कि ये सख्त कानून बनाओ। सरकारों की नीयत खराब है, इसीलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों खराब कानून बना रहे हैं। ये लगातार जो कॉल आ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग ये, लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट उठाया है। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, अरविंद जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। और कहना चाहूंगा कि आप भारत के एक सच्चे सपूत हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका हर एक भाषण बहुत ही अच्छे से सुनता हूँ। थैंक यू। ऐसा लगता है सर, बहुत अच्छा, जिनको मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकता। हाँ। और आपका जो जवाब गया था सांसद, वो वाला PDF फाइल भी मैंने देखा। अच्छा, बहुत अच्छा लिखा था आपने। हाँ जी। और इनसे आप कभी भी आहत मत होइएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सांसद लोग बोलते हैं आपको। हाँ जी, हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। एक तो सबसे एक सवाल जो मैं पूछ देता हूँ, बीच में टाइम मिले तो उसे जो है बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई हम इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़े? हाँ, कैसे हम सदस्य बनना चाहते हैं। दो चीजें आप अभी 2 चीजें करिए जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। एक अन्ना SMS कार्ड है। ये अन्ना SMS कार्ड क्या है? 25 रुपए का है, साल भर के लिए है। अगर आप इस SMS कार्ड को खरीदते हैं तो इस पे स्क्रैच करने से कोडवर्ड आएगा। उसे एक नंबर पे अगर आप SMS करते हैं तो आपको अपने फोन के ऊपर साल भर के लिए अन्ना आंदोलन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। तो इससे आप आंदोलन से जुड़ जाते हैं, आपको पता रहता है कि आंदोलन में क्या चल रहा है। तो आप खुद भी इस अन्ना SMS कार्ड को खरीदिए। और खूब सारे कार्ड हमारे ऑफिस, कौशाम्बी में जो ऑफिस है वो वेबसाइट पे आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिस से कलेक्ट करवा लीजिए और अपने इलाके में घर घर में इस कार्ड को जरूर बेचिए। ये अगर आप सच्चे वॉलंटियर है तो ये सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा। और दूसरा चीज, ये जो अन्ना चर्चा समूह शुरू हुए हैं, हर रविवार को आप बैठिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, 15 लोग 20 लोग अपना चर्चा समूह बनाइए। वैचारिक तौर पे हमें पूरे देश को तैयार करना पड़ेगा। ये जन लोकपाल बिल क्या है, देश की समस्याएं क्या हैं, क्या ये संसद इस लोकपाल बिल को पारित करेगी, इस तरह की सारी हम लोगों को चर्चाएं करनी है। संडे को आप लोग मिलिए और हर फ्राइडे को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर और चौथी दुनिया की वेबसाइट के ऊपर, चौथी दुनिया अखबार में ये आता है कि इस बार के चर्चा समूह में क्या डिस्कस करना है। इसका एक पैम्फलेट छपता है, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या इश्यूज हैं, उसके ऊपर आप चर्चा करिए संडे को। और जो आपके सुझाव हैं, जो आपके फीडबैक हैं, जो आपके प्रश्न हैं, वो आप हमें एक फोन नंबर के ऊपर और एक ईमेल के ऊपर भेज सकते हैं। हर प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। तो इस तरह से आप 2 तरफा संवाद का हिस्सा भी बन सकते हैं।
तो ये 2 चीज तो आप शुरू कीजिए। बिल्कुल, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम हर शनिवार को करेंगे। फोन आ गया और सवाल पूछते हैं। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं वॉलंटियर हूँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। हाँ जी। और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देश का बेटा कैसा हो, अरविंद केजरीवाल कैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, मैं ना चर्चा समूह शुरू करता हूँ अपने एरिया में। बहुत अच्छा सर, हर बार लोग आते हैं, लेकिन जो अगला जो चर्चा समूह होता है उसमें पिछले लोग आते ही नहीं है सर। हाँ, तो ये जनता को तैयार करना पड़ेगा वैचारिक तौर पे। जनता जैसे हम अगर देखें तो पूरा देश लोग इसके लिए खड़ा तो हो गया अन्ना के साथ आंदोलन में, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको जन लोकपाल बिल के बारे में पता है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको लोकपाल बिल के, सरकारी लोकपाल बिल के बारे में? बहुत कम लोग हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, ऐसे लोगों को आप इकट्ठा करके जो मानसिक तौर पे, वैचारिक तौर पे तैयार हों। बिकॉज अगर लोग दिल और दिमाग दोनों से अगर तैयार हो गए, तब वो अंत तक इस आंदोलन का बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि इस वक्त देश बलिदान मांग रहा है, और बलिदान आदमी तब तक नहीं दे सकता जब तक वैचारिक तौर पे और दिल से वो आंदोलन से जुड़ा हुआ ना हो। और शुरू में हर चर्चा समूह में इस तरह की परेशानियां आएंगी। पार्टीज आई थी आपके स्टेज पर। हाँ जी, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी आपके स्टेज पर। सबने वादा किया था कि हम लोकपाल बिल पास करवा कर रहेंगे, फिर सबने धोखा भी दे दिया। तो ये सबका उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम लोकपाल बिल लागू करवाएंगे और संसद में जाके उन्होंने उल्टा बोला, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इससे ये साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता को बेवकूफ बनाती हैं किस तरह से। इससे ये साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जन लोकपाल बिल नहीं लाना चाहती। इससे ये साफ जाहिर है कि अगर सख्त लोकपाल बिल आ गया, सख्त कानून आ गया, तो इन्हीं में से कई लोग जेल चले जाएंगे, इसलिए नहीं लाना चाहते। तो ये दूध का दूध जनता के सामने ये लोग नंगे हो गए एक तरह से। और ये मुझे लगता है कि हर जगह प्रॉब्लम ये आनी है, फिर धीरे धीरे चर्चा समूह जो है वो इलाके में पॉपुलर होता चला जाएगा। हेलो अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा आपसे ये कहना है कि इस तरह कोई भी राजनीतिक में नहीं चाहता कि लोकपाल जन लोकपाल बिल पास हो। हाँ जी। तो अगर आप यूपीए पे दबाव बनाएंगे तो एनडीए को फायदा होगा, लेकिन बिल कोई पास नहीं करेगा। तो ज्यादा अच्छा ये नहीं रहेगा कि आप 10-12 कैंडिडेट हाउस में खड़े करें, 10-12 आपके एमपी जाए, जब देवगौड़ा पीएम बन सकते तो आप जन लोकपाल से बात करा सकते हैं। 10-12 लोगों से तो संसद के अंदर बिल पास नहीं हो पाएगा, है ना? लेकिन दबाव तो आएगा। देवगौड़ा से 2 एमपी लेके पीएम बन सकते हैं, तो आप 10-12 से ये मैं आपकी पहली बात से सहमत हूँ कि यूपीए पे दबाव बनाने से एनडीए को और बीजेपी को फायदा होगा, और बनाना दोनों में से कोई नहीं चाहते। अगर कल अगले चुनाव में बीजेपी आ जाती है तो क्या वो बिल बनाएगी? ये ऐसा लगता नहीं है कि वो भी ये बिल बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी पहली बात से सहमत हूँ, लेकिन दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर हम चुनाव में खड़े हों और हमारी 12 सीट आ जाए तो हम इतना दबाव संसद पे बना पाएंगे? हम भी एक तरह से माइनॉरिटी में ही होंगे। जब सत्ता के लोग में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी मनाया जा सकता है, तो 12 एमपी मिलकर जन लोकपाल से पास कर सकते हैं। 12 एमपी कैसे जन लोकपाल पास कर सकते हैं? वो नहीं होगा। 12 एमपी दबाव बना के अगर आप किसी सरकार को समर्थन में, ये है बेसिकली इनका ये कहना है हाँ, कि भाई संसद में बैठे हुए जो लोग हैं। हाँ, हेलो हाँ जी। अरविंद जी। हाँ जी, प्रणाम अरविंद जी। प्रणाम। एंड मनीष जी, धन्यवाद ये प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू। एक्चुअली मतलब रादर सवाल कम है, और जो मेरे को पूछना था वो ये था कि जो भी आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी है, मसलन जिस तरीके से सो कॉल्ड ये सी ऑफ कांग्रेस पार्टीज हैं, सी मतलब कार्टून्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इसकी तरफ आप कोई मोर जो आप ज्यादा डिफेंसिव है, वो डिफेंसिव से हट के कोई और स्ट्रेटजी क्यों नहीं बना रहे? आप बताइए क्या करना चाहिए? अभी डिफेंसिव तो नहीं है हम, इस पे तो मैं थोड़ा सा भिन्न राय रखता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई स्ट्रेटजी है तो बताइए। एग्रेसिव है, वॉयलेंट नहीं है। हाँ। मैं इनफैक्ट ये बोलूं, जैसे जो आपका जो ऑफिशियल ट्वीटिंग साइट्स है जो भी जन लोकपाल की है, ज्यादा जिसके थ्रू सबको दुनिया को ये मालूम चला है कि यू आर लाइव। हाँ जी। सो उसमें आजकल थोड़ा सा सीरियसनेस से वो भी हट गया है, फालतू के जोक्स और ये सब कुछ जो करता है उस कहीं ना कहीं सीरियसनेस को थोड़ा कम कर देता है। मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट दोबारा बन रही है, दोबारा लॉन्च होगी थोड़े दिनों के अंदर। मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली जो ट्विटर्स पे जो आपका है विद 2,05,000 फॉलोअर्स जो है ये, अच्छा
जॉब कर रही है, बट डेफिनेटली अब पिछले मैं 8-10 दिनों से उसको नोटिस कर रहा हूँ कि जो भी फालतू की जॉब कर रही है, जिसके लिए आज वो एक और है वो कार्टून कांग्रेस में वो शकील सिद्दीकी, जिन्होंने कहा कि ये जी जोक्स पास कर रहे हैं, भटका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी बात से क्या विश्वास करना तो बेकार ही है, क्योंकि वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिस धर्मे को बिलोंग करते हैं, उसमें तो सोचना ही बेकार है। बट रादर हम ये क्यों नहीं करते? मैंने पिछली बार भी एक बार आपको मेल भी डाली थी इस बात के लिए कि ऑब्वियसली इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सारे वर्कर्स ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, और अगर हम सब पर ढंग से जितने भी एमएलए और एमपी को एक बार छाड़ भी दे तो उनके कम से कम 15,000 गुना तो ऐसे निकल जाएंगे। तो उन सारे लोग जो आपके वहाँ वर्कर्स हैं, उनसे कलेक्ट करके आप ऐसा डेटा क्यों नहीं पब्लिश कर देते, तो कंपाइल करके बुक्स के फॉर्म में हो, शायद वो ज्यादा अच्छा प्रभाव डाले। बहुत अच्छा आइडिया है। तो अभी इसी चैनल के माध्यम से अभी हम निवेदन करते हैं सारे दर्शकों से कि अगर आपको किसी भी सांसद और किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कुछ भी सबूत है तो आप जरूर हमें इस पते पे भेजिए, A119 कौशाम्बी गाजियाबाद, A119 कौशाम्बी गाजियाबाद पे आप भेजिए। इनको सबको कंपाइल करके हम जनता के सामने रखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये संसद कतरा रही है इस सख्त लोकपाल को पास करने में, ऐसा क्यों है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज घबराई हुई हैं इस सख्त लोकपाल बिल से, ऐसा क्यों है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो सख्त लोकपाल बिल पारित नहीं करना चाहता। ये तब पता चलेगा जब इनका सबका इस डेटा सामने आएगा। ये कहना था क्योंकि अभी तक जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस आप ना बोलते हम लोग जो कर रहे हैं मैं बोलूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी होता क्या है कि हम जो भी इनको देते हैं उसको उसके ऊपर इनको चिल्लाने का रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। अगर आप उनको ऐसा करें तो चिल्लाने का वक्त मिले, चिल्लाने का वक्त ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगला क्वेश्चन ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा वैलिड सजेशन। एक जगह से कंपाइल हो सारा कुछ। हेलो नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार नमस्कार सर, मैं आपसे एक सुझाव देना चाहता हूँ आपको। हाँ प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहता था कि आपकी बुक मैंने स्वराज पढ़ी, जिसमें मेरे को ग्राम सभा का जो मुद्दा था वो बहुत ही अच्छा लगा, और उसके साथ मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम हर एमपी और हर एमएलए के वोट की कीमत तय क्यों नहीं करते कि वो कितने वोटों से जीतता है और वो कितने मतलब भारतीय नागरिकों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम चाहे वो इलेक्शन हार ही क्यों ना जाए तो हम उसके वोट की कीमत तय क्यों नहीं करते। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने एकदम से बताया तो मैं भी एक्चुअली मैंने ये सोचा कि 121 करोड़ लोगों में से वो कितने लोगों की बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको भी एक डेटा बता दूं कि हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ है। 120 करोड़ में 70 करोड़ वोटर हैं। 70 करोड़ में से पिछले चुनाव में 40 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उन 40 करोड़ में से यूपीए को केवल 12 करोड़ वोट मिले। 12 करोड़। तो 12 करोड़ वोट पाके वो 120 करोड़ लोगों पे राज करते हैं और कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव हैं देश के। 10%, 10% लोगों के वोट मिलते हैं, और बीजेपी को 8 करोड़ वोट मिले केवल, एनडीए को। तो 10% वोट पाके वो कहते हैं कि हमें जनता ने चुना है, हम जनता के नुमाइंदे, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया, है ना। सर, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो लोग इलेक्शन हार भी गए हैं उनके लिए एक उम्मीद है कि वो कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो भी वोट कर पाए तो शायद ये एक अच्छी पहल हो सकती है। ये अच्छा आइडिया आपका, लेकिन इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तुरंत मैं जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा, मैं सारे दर्शकों को बता दूं कि एक किताब है स्वराज करके, जो हम लोगों ने लिखी है, जो दिखाती है कि किस किस्म का भारत हम चाहते हैं। ये पूरा आंदोलन केवल जन लोकपाल बिल के लिए नहीं है, ये पूरा आंदोलन इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए है। ये पूरा आंदोलन देश में मूलचूल व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए है। तो हमारा देश का सपना क्या है, हम किस तरह का भारत चाहते हैं, ये स्वराज किताब में लिखा है। तो आप लोग भी स्वराज किताब को जरूर पढ़िए। ये वेबसाइट पे भी है, हम लोगों की किताब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस से 20 रुपए में मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जो सवाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो सवाल जो पूछा जा रहा है, उसको लेकर के आप अपने इलाकों में एक चर्चा समूह बनाने का जो है वो कार्यक्रम जो है अपने इलाके में शुरू करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, हमारा एक वॉलंटियर है एरियंस करप्शन का भगवान सोलंकी, जो पिछले 20 दिनों से मैक्सफोर्ड स्कूल सेक्टर के बाहर बैठा हुआ है अनशन पर। हाँ जी।
वो सर EWS कोटे में ट्रांसपेरेंसी के लिए बैठा हुआ है। EWS कोटे के अंदर 25%। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? रोहिणी, आप रोहिणी से बोल रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका फोन आया था मेरे पास, तो हम सब उनके इसके साथ हैं। उनका जो मुद्दा है, उनका मुद्दा ये है कि इन स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने ऑर्डर में भी बोला है कि सारे स्कूलों को 25% सीट जो है वो गरीबों को देनी पड़ेगी। तो हम पूरी तरह से उनके मुद्दे का समर्थन करते हैं। नहीं सर, लेकिन वो स्कूल पैसे लेके पेड सीट बना देते हैं उन सीटों को। तो वो गलत करते हैं, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वो गलत करते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को भी पैसे रिश्वत खिलाकर हमें धमकाया। पुलिस वालों ने हमें गाली गलौज तो हमें हटाया, कहा धारा 144 नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के अंदर कि जहां भी कहीं अन्याय होता है तो पुलिस उस अन्याय से और अत्याचार से बचाने की बजाय हमेशा अन्यायियों के और अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। जो चोर है उनके साथ पुलिस खड़ी दिखाई देती है। ये पुलिस की बात नहीं है, पूरे सिस्टम का जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ही हमारा उस तरह से बिल्कुल बिहेव करने लग गया है। बिल्कुल। और ये जो है ये आम लोगों की समस्या है। ये हेलो, मुझे अरविंद जी से कुछ सवाल। हाँ जी, बताइए, मैं बोल रहा हूँ। अरविंद जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा है। हाँ जी। और मैंने एक सलाह भेजी है। मुझे लग रहा है ये जो हमारा मूवमेंट है, मैं भी एक वॉलंटियर हूँ। हाँ जी। और मैं काफी दिनों बाहर था। हाँ। और मैं आया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है आपके मूवमेंट को 5 अप्रैल 2011 से। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं रहता हूँ यहाँ दिल्ली में ही, सिविल लाइंस के एरिया में रहता हूँ। ओके। शायद आप मेरी एक सिस्टर थी जिससे मॉर्निंग वॉक में आप शायद मिले थे। अच्छा। उसने शायद आपको जिक्र भी किया था मेरे बारे में। ओके। तो मेरी राय ये थी कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, जिस पर कि हम लोगों को सोचना है कि नेक्स्ट फेज क्या होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरी राय है कि अब हमें वो जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका तो हमने देख ही लिया है कि क्या उनकी सोच है। हाँ जी। तो अब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट फेज है, उसमें मेरी ये राय है कि हम गांधीवादी विचारों को मानते हुए, असहयोग आंदोलन के विचारों को देखते हुए, जिसको सिविल डिसोबीडियंस के नाम से हम कहेंगे, उसमें हमें लगता है कि जो करप्ट संस्थाएं हैं वहां जाके हमें धरना देना चाहिए, पिकेटिंग करनी चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अब जेल भरो का समय आ चुका है और उसको इस हिसाब से देखना होगा कि ये मूवमेंट अब आगे इस तरह से जाए। वो चाहते हैं नेता कि हम उनको कन्फ्रंट करें, और कन्फ्रंट मुझे लगता है शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी विचारों को मानते हुए हमें करना होगा। अच्छा आइडिया है सर। मैं इसके आपके आइडिया को मैं अन्ना जी से चर्चा करूंगा। और अन्ना जी ने जैसे कहा है कि 15 मई के बाद वो जनता के बीच में जाके जनता से सुझाव लेंगे, तो आपका ये सुझाव मैं जरूर अन्ना जी तक पहुंचाऊंगा और अपनी कोर कमेटी में भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर मेरे को ये आइडिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने ईमेल भी किया है और सारी बातें 10 पॉइंट बना के लिखी है मैंने। ठीक है। कुमार टी के नाम से मैंने सोचा था शायद आप लोगों के समय मैंने टीम अन्ना सबों को ये संबोधित करते हुए लिखा है। अच्छा। आपने पता नहीं कौन सी ईमेल आईडी? हमारा ईमेल आईडी है indiaagainstcorruption.2010@gmail.com। इसके ऊपर आप? हाँ, बिल्कुल इसी पर लिखा है और मुझे तो हमें जरूर मिल गया होगा फिर तो। हाँ, आपको जवाब मिल गया है। थैंक यू। नहीं, जवाब नहीं मिला है। जवाब सिर्फ इतना ही आया है कि हम आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपका ईमेल संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया जाएगा। बस इतना ही आया। लेकिन मैंने 10 पॉइंट बना के भेजे हैं। ये एक अच्छी बात है कि ये मूवमेंट जो है सो अब इस दिशा को बढ़ चुका है जहां पर कि अब ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन इसको अब नेक्स्ट फेज में ले जाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपके सारे पॉइंट्स पढ़ूंगा सर जो आपने 10 पॉइंट्स भेजे हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू। ये एक जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह सजेशंस आ रहे हैं, आज लगता है मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी कहिए। हाँ सर, जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता था सर, आज देखते हैं कि आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है सर। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ से सर। आपका नाम?
दुर्गेश साहू। दुर्गेश साहू, मुझे लगता है आपके छत्तीसगढ़ में काफी दर्शक हैं, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। दर्शक तो हर जगह है, लेकिन अच्छा। मुझे लग रहा है कि हाँ, कहिए। उस राज्य में भ्रष्टाचार ज्यादा है। अच्छा कहिए। जी सर, तो मैं कहना चाहूंगा सर, हाँ। बहुत ज्यादा आजकल सब पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं सर। हाँ। तो चाहिए सर कि एक नया पॉलिटिकल पार्टीज बना के एक नया स्लोगन के साथ अच्छे उम्मीदवार को देते हुए, टिकट देते हुए। आपको नहीं लगता कि जिस दिन हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली उस दिन दिग्विजय सिंह खड़े होके कहेंगे कि देखो मैंने तो कहा था ये यही करने वाले हैं, ये तो सत्ता के भूखे हैं ये लोग? नहीं सर, सत्ता के भूखे नहीं, एक सर गरीब मुक्त, एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं सर। इसमें कुछ एक प्रश्न उठते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो आप जिन लोगों को खड़ा करेंगे वो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? और दूसरा ये कि जनता क्या सोचेगी? जनता के मन में अभी पूरे आंदोलन और आंदोलन के नेतृत्व के लिए श्रद्धा इसीलिए है क्योंकि जनता को लगता है ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग खड़े हो गए चुनाव में, जनता कहेगी देखो इनको तो सत्ता प्यारी थी। जी आज सर आप देखिए, जनता को देखिए, जिनको भी देखिए, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप जब बोलते हैं आप पर जनता कम से कम 110% तक विश्वास करती है। आप सत्ता में आएंगे भी, अच्छे लोगों को टिकट देंगे सर। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में या आप जैसे लोगों के नेतृत्व में भारत एक बहुत ही अच्छा और नया देश बन सकता है। ठीक है, मैं आपका सुझाव अन्ना जी तक पहुंचाऊंगा, मैं पक्का उनसे बात करूंगा, आपके सुझाव को मैं जी सर, ठीक है सर। और आप खुद सर लगातार फोन बजते आ रहे हैं। हाँ, वो जब एक फोन चल रहा होता है तो 3 मिस्ड कॉल चल रही होती है। हेलो हेलो, ये फोन लगता है कट गया। हेलो, फोन कट गया। ये एक सवाल तो एक तो ये हुआ। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक फार्मूला देना चाहते हैं। हाँ बताइए बताइए, फॉर्मूला बताइए। फार्मूला बहुत अच्छा है। ये फार्मूला ये है हाँ। कि जिस तरह का पैन कार्ड होता है, हाँ जिस तरह का एक प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो, हाँ क्योंकि अधिकतर आदमी मस्टली काले धन का उपयोग प्रॉपर्टी में करता है। हाँ 75% ज्यादा धन प्रॉपर्टी में यूज मारा है। हाँ बिल्कुल। इसलिए अपन प्रॉपर्टी कार्ड इशू करते हैं, जिसकी भी अपने पास प्रॉपर्टी, एक नंबर प्रॉपर्टी है, सुंदर दर्ज हो, ठीक है। और उसमें दर्ज होने के बाद में उसी प्रॉपर्टी पे नल बिजली का कमीशन मिले। हेलो, हाँ हाँ बताइए। नहीं, इससे फायदा क्या होगा? अभी प्रॉब्लम ये है प्रॉपर्टी की कि 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर देने से इसका कैसे समाधान निकलेगा? मार्केट वैल्यू तो है ना अपने। हाँ जी, मार्केट वैल्यू तो है ना, काले धन का यूज नहीं है उसको। मेरा एक सुझाव है, इसको ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड बात बता रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है indiaagainstcorruption.2010@gmail.com। आप अपना सुझाव विस्तार से लिख के भेजिए क्योंकि अभी बहुत मिस्ड कॉल आ रही है, लगातार फोन बज रहा है। तो आपका लंबा सुझाव है, आप इस पे ईमेल कर दीजिए, उसको पढ़ के अगली बार मैं इसका जवाब देता हूँ। indiaagainstcorruption .2010@gmail.com। थैंक यू। एक दो सवाल और भी थे इस तरीके के जो अन्ना कार्ड को लेकर के कि कुछ कि कहाँ मिले, कैसे मिले, हाँ। और उसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन जाएगा। वो लगातार जो है हर 2-3 दिन में, हर दूसरे तीसरे दिन में एक मैसेज जाता है आंदोलन की तरफ से। ओके। तो लोगों को पता रहता है, नहीं तो लोग कहते हैं चल क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं है, तो लोगों को पता रहता है क्या चल रहा है। ओके। उसकी जानकारी जाती है। हेलो हेलो, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। सर ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखो जैसे अभी सुप्रीम के ऊपर इतना मूवमेंट चला और जैसे संसद में भी इन सब चीजों के बाद आप इतना कुछ देखते हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती जैसे कि ये बिल कभी पास हो पाएगा, कभी संसद में जिस फॉर्मेट में एक पब्लिक ओपिनियन है कि हमें उस फॉर्मेट में चाहिए।
तो सपोज करो हम ऐसे ही बार बार 5, 10, 15 कितने साल ऐसे ही वेट करते रहेंगे कि भाई कोई पार्टी ऐसी आए जिसकी गवर्नमेंट बने और जो वैसा बिल पास करे जो सही में लोगों के लिए सही है। जैसे अभी आपने बताया, मैं आपके कई प्रोग्राम देखे, जैसे उसमें जो शिकायत करते हैं उसको 2 साल की सजा, जो करप्शन करता है उसको 6 महीने की सजा। तो आपको क्या उम्मीद है कि अभी ऐसा, अगर जब तक सपोज करो आप जैसे अच्छे लोग जब तक खुद आगे आके इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक तो लोगों के पास देखो कोई मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। हाँ, एक लोगों के मन में जो है वो ये है। मैं आपकी इस भावना को अन्ना जी तक पहुंचा दूंगा कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाइए अन्ना जी, मैं उन तक आपकी भावना को पहुंचा दूंगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अभी आपसे पहले भी एक साथी ने बोला था, उसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे में से कुछ लोग खड़े होते हैं और वो अंदर जाके भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या गारंटी है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही हम खड़े होंगे वैसे ही सब लोग कहेंगे देखो ये निस्वार्थ लोग नहीं थे, ये तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। नहीं सर, देखो हमें एक बात बताऊं, ये तो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनका प्रोपेगेंडा है कि किसी को कैसे डिफेम करो। आप पे भी आरोप लगाए, जो किरण बेदी जी है उन पे भी, अन्ना जी पे भी, सब पे। लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक तो मुझे समझती है ना। जैसे मैं एक यूपी की बात करता हूँ, जो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी एक कम्युनिटी की बात करती है और वो जीत जाती है, वहाँ पे वो मेजोरिटी में है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम की जो बेस है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैं आपकी पूरी भावना समझ रहा हूँ, आपकी बात को मैं अन्ना जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। एक जो बात जो समझ में आ रही है कि वो ये कि लोगों को लगता है कि भाई कि उनका जो है विश्वास जो है वो उठ गया है सिस्टम के ऊपर से, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से। इसलिए लगातार लोग आपको फोन कर रहे हैं कि आप बनाइए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि जो ये लोगों तक ये बात जानी जरूरी है कि मूवमेंट का भी एक अपना एक फेज है, एक अपना तरीका है जिस तरह से वो ग्रो करे। और जो अभी जो नीड मुझे लगता है, ये भी मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि अभी जो आंदोलन की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि किस तरीके से जो लोकपाल सरकारी जो सिस्टम है, चाहे वो वोट के मामले को लेकर हो, चाहे पार्लियामेंट को लेकर के हो, या हमारे जो राइट्स को लेकर के हो, इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक जो जनता का समर्थन आपके साथ है, लेकिन जनता के पास भी वो उस तरह से इन्फॉर्म जो सिटीजन जो होता है कि जिस तरीके से जो सब्जेक्ट्स को समझे, उस पर रीजन आउट करे और इस आंदोलन को, विचारों को और जो आगे फैलाए वही अन्ना चर्चा समूह होना चाहिए। ये चीज जो है ये वो उसको वैचारिक तौर पे लोगों को तैयार होना जरूरी है। तब ये बहुत सारे सवाल के जवाब उनको अपने आप मिल जाएंगे। ये लखनऊ से, हेलो हाँ जी मैं ऋचा शंकर बोल रही हूँ लखनऊ से। हाँ जी कहिए। जी मैं ये जानना चाहती हूँ अरविंद जी से। हाँ कहिए, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ मैं अरविंद बोल रहा हूँ, कहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके खिलाफ जो निगेटिव पब्लिसिटी हो रही है बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, स्पेशली स्टार न्यूज में, उसके लिए आप क्या मानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ है? ये तो स्टार न्यूज वाले बताएंगे उनके पीछे किसका हाथ है। वो आपका प्रश्न कि स्टार न्यूज में नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है उसके पीछे मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्टार न्यूज में नेगेटिव पब्लिसिटी है। शायद वो किसी भी मुद्दे के ऊपर दोनों की बातें रखते हैं। और कभी आपको ऐसा लगा कि गलत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई किसी मुद्दे पे? अगर आप कोई मुद्दा बताएं तो मैं उसकी सफाई दे देता हूं आपको। जी सोनिया गांधी और प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भी नेगेटिव न्यूज आती है उसको वो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, और जो आपके खिलाफ कोई ये शिकायत नहीं है कोई, ये पीड़ा है। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई नेगेटिव बात आए तो स्टार न्यूज नहीं करता या कोई चैनल नहीं करता, लेकिन अगर टीम अन्ना के खिलाफ कुछ भी जरा सा नेगेटिव आ जाए तो सारे चैनल वो। ये बेसिकली शिकायत नहीं से, ये मुझे लगता है कि ये जन भावना है, ये बहुत सारे लोगों की भावना है, ये जन भावना है, ये जन भावना है। बहुत अच्छा आपने कहा है। मुझे उम्मीद है कि बाकी मीडिया के लोग देख रहे होंगे और थोड़ा सा बैलेंस। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस सो मच। नहीं, वी आर नॉट हेल्पिंग, वी आर ऑल हेल्पिंग अस, वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स, वी आर हेल्पिंग ईच अदर। हमें देश को हमें ही बनाना है, क्योंकि देश को बनाने के लिए कोई बाहर से, अमेरिका से नहीं आएगा।
हम ही लोगों को देश को बनाना है। ठीक है, थैंक यू। ये जनभावना तो है कि लोगों को लगता है कि भाई जो सच के सिपाही हैं उनके खिलाफ जो है मीडिया पीछे पड़ गई है। हेलो हाँ जी, कहिए। मैं चेतन बोल रहा हूँ। हाँ चेतन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। एक्चुअली मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। हाँ। इसमें मेरे को ये पता चला है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन 4 लेवल्स होते हैं। अच्छा। एक एमसीडी लेवल पे, एक एमएलए, एक एमपी और ग्राम सभा लेवल पे। हाँ जी। तो इससे मुझे ये जानना था कि आपका जो फोकस है वो अभी एक्चुअली ज्यादा एमपी के लेवल पे ज्यादा है। मीन्स जैसे आप लोकपाल बिल में कर रहे हैं सब, तो अगर इसमें मेरा मानना था कि अगर लोकल इश्यूज में भी फोकस होता, जैसे एमसीडी लेवल के लोकल इश्यूज में फोकस होता, जैसा आपका आईआईसी मुंबई में है जैसे। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो आईआईसी मुंबई में जैसे एमसीडी में ज्यादा फोकस होता है लोकल इश्यूज पे। तो अगर उस तरह से अगर आप अपना थोड़ा जो एक्टिविटीज है वो डिवाइड हो जाती है इन 4 में, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होता कि लोगों को ये लगना चाहिए कि उनके लोकल प्रॉब्लम्स में भी ज्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है। देखिए, जन लोकपाल बिल का आंदोलन है ये। समस्याएं इस देश में बहुत सारी हैं। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का अलग अलग समाधान है। सारी समस्याओं से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो ये पूरा का पूरा आंदोलन देश में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनवाने के लिए शुरू हुआ था। हाँ जी। तो इसीलिए हर लेवल पे अगर हम हर इलाके की नाली किसी की नहीं बनी, किसी की सड़क चोरी हो गई किसी की, तो वो अगर सारी समस्याएं हम उठाने लग जाएंगे तो फिर एक तरफ तो ये डर है कि आईएसी मूवमेंट एक पैरेलल गवर्नमेंट बन जाएगा। अच्छा। और दूसरा ये डर है कि लोकपाल कहीं खो जाएगा और हम उसके अंदर फंस जाएंगे। तो हमें ये बड़ा क्लैरिटी के साथ बात रखनी पड़ेगी। अन्ना जी ने एक बारी बोला था कि इस आंदोलन को टंटा निवारण केंद्र मत बना देना अपने अपने इलाके में। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो जन लोकपाल बिल आंदोलन के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा। ठीक है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा लगता है कि एक आंदोलन से जो है वो सब कुछ बदलना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं अमित बोल रहा हूँ। मैंने कॉल किया था लेकिन चीजें इतना एक्साइटेड हुआ कि मैं जो एक मेन चीज कहना चाहता था वो कह ही नहीं पाया। नहीं, अभी दूसरों को मौका देते हैं। बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरा एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि आप नहीं आज मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात है कि लोगों के कॉल्स आ रहे लगातार। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। मैं कमलेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ कहिए कमलेंद्र जी। सर, क्या आप बता पाएंगे कि अभी तो मूवमेंट चलाया आपने, तो कितने % सफलता आपको मिलने लगी है? बड़ा मुश्किल है जी परसेंटेज बताना, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम ये देखें तो ये लोकपाल का मूवमेंट था। लोकपाल बिल अभी नहीं आया, लेकिन 2 बड़ी चीजें हुई पिछले 1 साल में। एक तो ये कि इस मूवमेंट ने पूरे देश को जोड़ दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जाति, निचली जाति, अमीर, गरीब, सारे लोग जो है इस भ्रष्टाचार के आंदोलन से जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और 1.5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे देश जुड़ जाएगा, उम्मीद भी नहीं थी। और दूसरी चीज ये हुई है कि 1.5 साल पहले अगर आप सोच के देखो तो ऐसी परिस्थिति थी कि सब कहते थे इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बेकार है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो हो सकता है, शायद कुछ हो जाए, उम्मीद बंधी है। तो ये 2 बड़ी चीजें हुई हैं जो नींव रखेंगी इस आंदोलन की, बहुत मजबूत नींव रखेंगी। अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा और देश को अगर एक उम्मीद बंधेगी, पूरे देश की जनता एक उम्मीद के साथ आगे आएगी। ऐसी जनता जो निराश हो चुकी थी, ऐसी जनता जो खो चुकी थी उम्मीद की कुछ बदलने वाला है, अगर ऐसी जनता एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी कि कुछ बदल सकता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
तो सर आप एक बार बताएं, जैसे आप कोई मुद्दा उठाते हैं, हाँ, तो पॉलिटिकल लोग इस चीज को पॉलिटिकली घुमा फिरा देते हैं। ये तो उनकी आदत है, ये तो उनका धर्म है। हाँ नहीं, वो सही है, लेकिन क्या आप ये अपने आप को नहीं समझते कि आपके अंदर एक कमी है कि आप भी पॉलिटिकली इसमें घुस जाते हैं चीज को लेकर के, और सही मुद्दा जो होता है उससे हट जाते हैं। कैसे? जैसे कोई मुद्दा आपने उठाया और पॉलिटिकली उन लोगों ने इस तरह को दूसरे रूप दे दिया, हाँ, तो हम भी लोग भी खुद भी उससे भटक जाते हैं अपने नियम जो हमारा। ऐसा हुआ तो नहीं है आज तक, क्योंकि बड़े फोकस तरीके से जन लोकपाल बिल का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसा अगर, लेकिन अगर आपको कभी लगे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। लगातार फोन आ रहे हैं लगातार। ये एक हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी, कहिए कहिए। हाँ सर, आप अरविंद केजरीवाल से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। ओके सर, मैं सबसे पहले तो सर आपके इंडिया न्यूज कनेक्शन से बहुत प्रभावित हूँ सर। और जो कुछ लोग आप अन्ना हजारे और कुछ और लोग मिलकर इसे एक दिशा निर्देशित कर रहे हैं सर। और सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां तो लगभग एक ही है सर, और कोई एक सशक्त मिल जाने के पक्ष में नहीं दिखती है, तो इसमें आप आंदोलन को फिर आगे कैसे दिशा निर्देशित? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हाँ, आपकी बात से, लेकिन अभी 15 मई तक संसद बैठी हुई है। संसद इस पे विचार करेगी और देखते हैं कि क्या बिल निकल के आता है, कौन सी पार्टी क्या कहती है। उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आगे की रणनीति 15 मई के बाद ही बन सकती है। और रणनीति का एक जो बड़ा हिस्सा जो है कि आप इन मुद्दों को लेकर के, जन लोकपाल को लेकर के आप उसमें चर्चा समूह बनाए। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी अरविंद जी। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ। हाँ, और सबसे पहले मनीष जी को थैंक्स कि उन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ जी, मेरे आपसे कुछ सवाल ये थे कि पहला सवाल, आपने जब आप लोगों ने अगस्त मेंशन किया था, आपने अन्ना जी के मन से बहुत बार ये बात रिपीट की थी कि अन्ना ने एक दलित मुस्लिम बच्ची के हाथ जो स्पीकर अनशन तोड़ दिया है। हाँ। क्या ये देश में जो दलित और जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात, उस चीज को बढ़ावा नहीं देती है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो 2 बच्चियां जो थीं जिन्होंने अनशन तोड़वाया था, हमें उनको बच्ची ही रहने देना चाहिए था और उनके ऊपर लेबल नहीं लगाना चाहिए था इस तरह से। और ये अनजाने में हुआ, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। जो भी अनजाने में एक तरह से लेबल लगाया कि एक बच्ची मुस्लिम, एक बच्ची दलित, वो बच्चे थे, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के थे, वो बच्चे थे, उनको बच्चा ही रहने देना चाहिए था। जी बिल्कुल। अरविंद जी, मेरे आपसे 2-3 सवाल और हैं। एक और पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए बस। ठीक है, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछूंगा जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बार बार ये कहा कि आरएसएस से आपका कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन आपको याद दिलाता हूँ कि आरएसएस वही था जो 1962 की लड़ाई में चाइना बॉर्डर पे अपने स्वयंसेवकों के साथ लड़ाई करी थी, स्वयंसेवक मारे भी गए। तो इसी आरएसएस को नेहरू जी ने 1963 की रिपब्लिक डे की परेड में उनको बुलाया था कि आप आइए, आप राष्ट्र की एक धरोहर है, और उनका सम्मान किया था। आप बार बार उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, हमें आरएसएस में से भाई दूरी है, हमें पसंद नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ आप बुखारी जी के वो वहाँ पे उनके दरवाजे पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं, मानवनवल करते हैं आप कि नहीं, आप आइए, हमको अपना सपोर्ट दीजिए। कि ये वही बुखारी जिन्होंने कहा था कि मैं तो आईएसआई का एजेंट हूँ, सरकार को अरेस्ट करना है तो करके दिखाए मुझे। और आप आरएसएस जो कि देश में जब आपदा होती कहीं भी सरकार से पहले, सरकारी तंत्र से पहले, बिना देश, बिना जाति, बिना धर्म देखे सबसे पहले उनकी मदद करता है, उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो आदमी बोलता है मैं आईएसआई का एजेंट हूँ, उसकी आप तारीफ करते हैं, उसकी मानवनवल करते हैं, क्यों? मैं एक चीज साफ साफ कर दूं कि इस आंदोलन के अंदर हर धर्म, हर जाति के लोग जुड़े थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़े थे। क्योंकि वहां पे रामलीला मैदान में जो लोग आ रहे थे, तो वहां पे कोई एक्सरे मशीन नहीं थी देखने के लिए कि कौन किस धर्म या किसी संगठन का है। सब पार्टियों के लोग जुड़े थे, बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आरएसएस के बारे में पूछना कि मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, ये हिस्ट्री रही है, आप उसको, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ उससे। तो आरएसएस के लोग भी वहां थे,
जैसे वहां लेफ्ट के लोग भी थे, वहां पे कांग्रेस के लोग भी थे, ऐसे आरएसएस के लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमने जो अभी तक जवाब दिए थे उसमें केवल इस बात का जवाब हमने दिया था कि आरएसएस के लोगों ने कोई लीडरशिप रोल लिया इस आंदोलन के अंदर, ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। जो लीडरशिप है मूवमेंट की, तो आरएसएस ने कभी भी लीडरशिप के रोल में तो कभी काम किया ही नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, उन्होंने स्वयंसेवक के तौर पे शांत रहते हुए जो भूमिका निभाई है उस भूमिका, तो आप अगर देश की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आप भी नहीं, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, कभी लीडरशिप की भूमिका में तो वो आगे आए ही नहीं आज तक। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इस जो काम किया वो किया। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इस आंदोलन की बात कर रहा हूं। और इस आंदोलन के अंदर कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए जिससे एक ऐसी शायद गलतफहमी फैली कि भाई इस पूरे आंदोलन का संचालन आरएसएस कर रहा है। संचालन आरएसएस नहीं कर रहा था। आरएसएस के लोग आए, वो लोग इसलिए आए क्योंकि देश के नागरिक थे। सब लोग भ्रष्टाचार से दूषित हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं, सारे संगठनों का सम्मान करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे लोगों का सम्मान करते हैं। और सब लोगों ने इस आंदोलन में, ये सबका आंदोलन था, लेकिन जो इसका संचालन था, उस संचालन का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। इतना केवल हम लोगों ने बार बार बोला है। ये कंफ्यूजन मीडिया के द्वारा भी ज्यादा फैलाया गया था कि सब कुछ जो आरएसएस एक। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ अरविंद जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अलीगढ़ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ, ईएमयू का छात्र हूँ सर मैं। हाँ हाँ राघव जी कहिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जन लोकपाल बिल के पास होने से शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी कोई लगाम लग पाएगी क्या? किसी भी क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार है, हम ये समझ लें, ये लोकपाल बिल कहता है। जन लोकपाल बिल क्या कहता है? जन लोकपाल बिल मोटे मोटे तौर पे दो बातें कहता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ 1 साल के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, अगले 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उसकी संपत्ति जब्त की जाए, उसको नौकरी से निकाला जाए और उसको जेल भेजा जाए। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो वो भी जेल जाएगा। तो सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पे लगाना सब जगह लागू होगा। सब जगह लागू होगा, बिल्कुल। थैंक यू। ये सवाल है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि ये भी उस तरह से भी लोगों को हमें बताते रहना चाहिए कि भाई आगे इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए जो अन्ना कार्ड है उसका क्या महत्व है, और दूसरा जो चर्चा समूह जो बनाने की अपील जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई अब आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ता चला जा रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो सर, मैं पूछता ये कि सर आजकल तो भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टियां सशक्त बनाने में अपना पक्ष नहीं दिखा रही है सर। आपका बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है सारे देश को ये लग रहा है कि कोई पार्टी लोकपाल बिल नहीं लाने वाली है। आपका नाम क्या हुआ? हाँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कृष्णान कुमार है सर, मैं पटना से मैं हूँ और क्लास 12 का एग्जाम इस बार दिया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, पटना से हैं। तो आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन फिर भी देखना है कि 15 मई तक जब ये संसद में कानून आएगा तो कौन पार्टी संसद में क्या बोलती है, वो एक बारी हमें देखना पड़ेगा सबको मिलके। थैंक यू। तो ये और ये दूसरा जो सवाल है कि ऐसा क्या जो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम कमलेश है। हाँ जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछिए, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ जी, मेरे 2 सवाल है अरविंद जी से। हाँ, मेरा पहला सवाल है कि मुंबई में अनशन के बाद, जब मुंबई का अनशन असफल हो गया था तो उसके बाद जन लोकपाल की लोकप्रियता एकदम गिर गई। अब इसके बाद ना वो खबरों में नजर आता है और ना ही लोगों की चर्चा में नजर आता है। और साथ ही ऊपर से ये हुआ कि जो राजनीतिक दल पहले इनके अन्ना टीम के साथ थे वो भी अब उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे के लिए अन्ना टीम की क्या योजना है और अन्ना टीम लोकपाल बिल को फिर से जन लोकपाल बिल कैसे बना पाएगी?
ये पहली बात तो अन्ना टीम का आंदोलन नहीं है जी, ये आपका आंदोलन है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुंबई के बाद क्या आप ठंडी पड़ गई हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देश में कोई ठंडा नहीं पड़ा है, ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। हम तो देश भर में जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, कोई ठंडा नहीं पड़ा है जन लोकपाल बिल को लेके। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। अभी 25 मार्च को इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था जंतर मंतर के ऊपर, अगर लोग ठंडे पड़ गए होते तो जंतर मंतर पे क्यों आते फिर? हाँ जी। बताइए आपका दूसरा सवाल क्या है? जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जन लोकपाल बिल के लिए जब आपका संघर्ष शुरू हुआ था, हाँ तो टीम अन्ना बाबा रामदेव के साथ थी और बाबा रामदेव जंतर मंतर पर भी आए थे। लेकिन जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ तो आप लोगों ने, टीम अन्ना ने उनसे पल्ला झाड़ लिया या फिर आपने कह दिया कि आप बाबा रामदेव से अलग है। लेकिन अब फिर से बाबा रामदेव और अन्ना टीम एक साथ नजर आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आप लोग राजनीतिक दलों की तरह एक गठबंधन बना रहे हैं फिर उसे तोड़ रहे हैं, तो कहीं महत्वाकांक्षाओं की कोई लड़ाई तो नहीं है? किस तरह की महत्वाकांक्षा क्या बट रहा है यहाँ पे? महत्वाकांक्षा है जो इसमें गठबंधन बना रहे हैं, आप लोग साथ में हैं, तो उस तरह की महत्वाकांक्षा ये तो बनाने वाले ही जानते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब पार्टियां गठबंधन करती है तो मंत्रिमंडल बट रहे होते हैं, सरकार बनाते हैं, हमें क्या मिल रहा है? आपको नहीं लगता है कि रामदेव के साथ आप जुड़े फिर अलग हुए या फिर से जुड़ गए हैं? ना तो हम कभी अलग नहीं हुए थे। ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां थी। रामलीला मैदान में अगले दिन अन्ना को वहां पे जाना था और उसके पहले वाली रात को, और कई लोग ये कह रहे हैं, पता नहीं इसमें कितना मानते हैं कि अन्ना को अगले दिन वो स्टेज पे ले जाने से रोकने के लिए पिछले दिन पुलिस को भेज के और वो पूरा आंदोलन खत्म किया गया कि कहीं अन्ना और रामदेव जी एक साथ ना आ जाएं। तो ये गलत फहमियां हैं कि कभी भी हम अलग हुए थे, हम कभी अलग नहीं हुए थे। इस देश में जितनी ताकतें हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सबको जोड़ने की जरूरत है। हम अकेले नहीं लड़ सकते। कोई भी ऐसी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है इस देश में जो अकेले कह दे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ लेंगे। भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में बन गई है। अकेले रामदेव जी नहीं लड़ सकते, अकेले अन्ना जी नहीं लड़ सकते, अकेले श्री श्री रविशंकर नहीं लड़ सकते, अकेले आर्क बिशप नहीं लड़ सकते, अकेले मुस्लिमों के नेता कोई नहीं लड़ सकता। हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, मुझे लगता है समय हो गया और ये प्रश्न बहुत अच्छे थे आज, और मुझे लगता है ये प्रश्नों का सिलसिला हर हफ्ते हमारा चलना चाहिए। प्रश्नों का सिलसिला भी चलता रहेगा और साथ ही साथ जो एक फ़ोन नंबर जो लगातार आपके स्क्रीन में जो चल रहा है, वो फ़ोन नंबर, वहाँ से आप सीधे अन्ना कार्ड ले सकते हैं। आंदोलन की जानकारी के लिए आप हर शनिवार 7 बजे फ़ोन करके अरविंद जी से बातचीत कर सकते हैं। और तीसरा कि जो चर्चा समूह में क्या बातचीत करें हम लोग, वो चौथी दुनिया के वेबसाइट पे चौथी दुनिया अखबार जो हर सप्ताह जो है आपके शहर में पहुंचता है, उसमें हर विषय के ऊपर विस्तार से वो पूरी जानकारी होती है, आंदोलन के बारे में, विषयों के बारे में और लोकपाल के आगे आने वाले प्लान्स के बारे में, पूरे आंदोलन का, वो उसमें सारी चीज़ें उसमें रहती है। लेकिन जो 2-4 चीज़ें जो आज जो जनरल जो सवाल था, एक, लोगों को ये लग रहा है कि राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, वो कोई बनाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला, ये बड़ा क्लियर लग रहा है लोगों के मन में। ये कोई भ्रम नहीं है कि कोई पार्टी जन लोकपाल बिल बनाना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है कि एक जो आप जो लगातार जो संसद के ऊपर के सांसदों के ऊपर जो आपने जो टिप्पणी दी, इसका मतलब यही लग रहा है कि लोगों का विश्वास पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे सांसद हैं उनसे उठता जा रहा है। ये वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन जो ये लोग कह रहे हैं, जो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते, वो अभी हम इसके लिए तैयार भी नहीं है। हमने बार बार इस बात का खंडन किया है, और लेकिन मैं काफ़ी मुझे आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस बात को उठा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी बनाइए। लेकिन हम वो बनाते ही ये मैंने जैसे कहा कि 2 मोटे प्रश्न हैं। एक तो ये कि जैसे ही आप बनाएंगे वैसे ही कहा जाएगा कि देखिए ये तो स्वार्थी लोग थे, ये तो सत्ता के लिए कर रहे थे। और दूसरा ये कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो कैंडिडेट्स आपके चुन के जाएंगे वो ईमानदार रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो समझ में आई इस
बातचीत से, वो ये कि लोग भी पेशेंस जो है खोते जा रहे हैं। हाँ, पेशेंस वो कह रहे हैं कि भाई अब लगता है सारी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है कि जनता अगर बहुत इम्पेशेंट हो गई तो क्या होगा। लोग असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है एक मसला जो है एक सीरियस डिबेट की ओर जाता है। बिल्कुल। इन फोन कॉल से कि हमें अब आगे सरकार के लिए भी और देश की जनता के लिए भी कि हमें अब किस तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि लोग अब इस बात से त्रस्त हो चुके हैं कि देश में भ्रष्टाचार कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में बचा रहे। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह हम फिर 7 बजे शनिवार को अरविंद जी के साथ हाजिर होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुद्दे हैं आंदोलन को लेकर, मूवमेंट के लेकर, लोकपाल को लेकर, वो लगातार चौथी दुनिया में पूरा एक पेज में वो पूरा डिटेल से छाप रहे हैं हम लोग। उसे आप ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे जानकारी लीजिए। और ये जो आज का जो सवाल जवाब है वो हमारे वेबसाइट पे आर्काइव में आपको वो भी उपलब्ध है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। शनिवार शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल लाइव। देखिए पहली बार चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर। देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। फोन करके आप सीधे अरविंद केजरीवाल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कॉल करें 9211 723755।